आज हम पढ़ेंगे क्या? जिंक सल्फेट। ठीक है, जिंक सल्फेट पढ़ेंगे। तो जिंक सल्फेट में क्या क्या होता है? जिंक और सल्फेट। ठीक है, दोनों मिलके आपस में क्या बनता है? जिंक सल्फेट। ठीक है, इसका फॉर्मूला आपका हो गया ZnSO। Zn हो गया आपका जिंक का, SO4 हो गया सल्फेट का। ठीक है, दोनों मिलके क्या हो गया? जिंक सल्फेट। और प्लस में उसके पास क्या है? वाटर है। ठीक है, कहता है कि ऑल्सो नोन एज वाइट विट्रियोल। तो जिंक सल्फेट है, आप उसको क्या बोल सकते हो? वाइट विट्रियोल भी बोल सकते हो। इसका मॉलिक्यूलर वेट जो हो गया वो हो गया आपका 287.54। ठीक है, कहते हैं कि अकर्स नेचुरली एज मिनरल गैस गॉसलेराइट और सिंथेसाइज्ड फ्रॉम जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। इसका जो आपका सोर्स है वो नेचुरल सोर्स। ठीक है, नेचुरल सोर्स कैसे है? तो ये मिनरल जो होता है आपका उससे मिलता है आपको, और जो सिंथेसाइज्ड होते हैं मिनरल उससे आपको क्या मिलता है? जिंक सल्फेट। ठीक है, और या तो जो कि जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड का जब आप सिंथेसिस करवाओगे तो उससे भी आपको क्या मिलेगा? तो ये एक हो गया, एक आपका मिनरल सोर्स में ये हो गया इसका सोर्स, एक आपका ये हो गया इसका सोर्स। ठीक है, तो दोनों ही सोर्स से आपको क्या मिल सकता है? जिंक सल्फेट। ठीक है, फिर कहते हैं कि इट कंटेन्स 55.6 to 61% जिंक सल्फेट। अब देखो जिंक सल्फेट में जो इसकी परसेंट क्या होता है ना, कि कोई भी मेडिसिन होता है तो वो कॉम्बिनेशन में बनता है ना। तो अगर आप इसको मेडिकेशन के लिए यूज कर रहे हो तो जो मान लो कि सिंगल ये जिंक सल्फेट है, इसकी क्वांटिटी जो होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? हाँ, तो 55 से 61 के बीच में हो। ठीक है, कहता है इक्वल टू अबाउट 99.5 बाय से 102% हाइड्रेटेड जिंक। तो ये जो कहता है कि ये जो आपका ये है ये किसके इक्वल होता है? आपका 99.5 से 102% हाइड्रेटेड जिंक के इक्वल होता है इसकी क्वांटिटी। ठीक है, अब कहता है कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन। चलो ये तो हो गया कि उसका मतलब कि अदर नेम क्या है, या फिर उसका मॉलिक्यूलर वेट क्या है, उसके सोर्सेस क्या हैं। ठीक है, और कैसे वो आपका कितना परसेंटेज में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अदर जो आप पढ़ोगे वो हो गया कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मतलब जिंक सल्फेट को हम बनाएंगे कैसे। ठीक है, तो सबसे पहला मेथड आपका क्या है? फ्रॉम ओर। ठीक है, क्या है? कहाँ से? फ्रॉम ओर। तो कहता है कि और इससे क्या होता है कि जिंक ब्लेंड और जिंक सल्फाइड के साथ ये आपका बनेगा। ठीक है, तो कहता है कि रोस्टेड ऑक्साइड फॉर्म ट्रीटेड विद डाइल्यूट H2SO4। सबसे पहले हम क्या कर लेंगे? रोस्ट कर लेंगे। रोस्ट करने के बाद उसको क्या कर लेंगे? हम ऑक्साइड फॉर्म में चेंज कर लेंगे। उसके बाद हम उसको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करवा देंगे। ठीक है, जैसे रिएक्शन में आपका बना, ये हो गया क्या आपका? जिंक सल्फाइड, और ये हो गया आपका क्या? ऑक्साइड फॉर्म। ठीक है, दोनों जब हो गया तो ये आपका क्या बन गया? जिंक ऑक्साइड, और ये आपका हो गया सल्फाइड। ठीक है, सल्फेट। ठीक है, अब है आपका यहाँ पे आया, यही रिएक्शन यहाँ से कंटिन्यू किया। देखो ZnO लिया, जिंक ऑक्साइड लिया, बस उसको क्या किया इसने? किसके साथ ट्रीट करवा दिया? H2SO4 के साथ। तो जब H2SO4 के साथ किया तो जिंक जो है इसके साथ चला गया, तो ये आपका क्या हो गया? जिंक सल्फेट हो गया। बच क्या गया आपके पास? H2O। तो अभी आपने ऊपर देखा था ना, जिंक सल्फेट में वाटर भी था, वाटर मॉलिक्यूल था ना 7, तो इसमें ये आपका H2O जो है वो आपका बच जाएगा। ठीक है, अब है देखो एक ये मेथड था, अब दूसरा मेथड है डायरेक्ट मेथड। ठीक है, डायरेक्टली मतलब कि किसी और की हेल्प ना लेके डायरेक्टली हम जिंक सल्फेट बना ले। ठीक है, उसमें क्या है कि Zn को लिया, H2SO4 को लिया, दोनों को मिलाया, ZnSO4 बन गया, मतलब कि जिंक सल्फेट बन गया, और आपका वाटर बन गया, और ये आपका। हाँ, तो कहता है कि यहाँ पे क्या किया था? पहले ऑक्साइड में चेंज किया था ना, यहाँ पे डायरेक्टली क्या किया? दोनों को ट्रीट करवा के बना लिया, इसीलिए इसको क्या कहते हैं हम? डायरेक्ट मेथड। ठीक है, फिर कहता है कि इसमें जो केमिकल रिएक्शन होता है वो कुछ ऐसे होता है कि पहले उसमें होता है हाइड्रोलिसिस। ठीक है, हाइड्रोलिसिस होगा, इसका एसिडिक सॉल्यूशन मतलब इसका पीएच जो होगा वो कितना होगा? 5। ठीक है, अब जो रिएक्ट करवाओगे इसको, क्या बोला है इसने? हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस होगा मतलब यहाँ पे वाटर की प्रेजेंस चाहिए, है ना। तो ZnSO4 को क्या किया इसने? हाइड्रोलाइज्ड किया। तो हाइड्रोलाइज किया इसीलिए यहाँ पे क्या आ गया आपका? OH आ गया। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया?
हाँ, OH किसका होता है? हाइड्रोक्सी का होता है। और SO4 किसका होता है? सल्फेट का होता है। और Zn किसका होता है? जिंक का होता है। प्लस में आप इसके पास जो दो हाइड्रोजन था वो एक हाइड्रोजन आपका यहाँ आ गया, ठीक है। फिर है आपका Na2S, सोडियम सल्फाइड के साथ कहता है, ठीक है। तो कहता है कि व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ जिंक सल्फाइड। देखो सबसे पहले यहाँ पे जिंक सल्फेट लिया, उसके बाद इसको किसके साथ ट्रीट करवाया? सोडियम सल्फाइड के साथ। ये क्या बनाएगा? जिंक सल्फाइड, मतलब जिंक इसका S ले लिया तो जिंक सल्फाइड हो गया। और ये क्या बनाएगा? आपका प्रेसिपिटेट बनाएगा। मतलब कि किस कलर का प्रेसिपिटेट बनाएगा? व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट, ठीक है। उसके बाद ये आपका क्या बन गया? सोडियम सल्फेट, ठीक है। अब आया कि किसके साथ हम करवा रहे हैं? पोटासियम फेरोसाइनाइड के साथ, ठीक है। तो ये जो आपका क्रिस्टल बनाएगा वो कैसा बनाएगा? येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनाएगा, ठीक। देखो कैसे बनाएगा। यहाँ पे तो सबसे पहले सिंपल हम जिंक सल्फेट ले लिए। अब यहाँ पे हमने क्या डाला? यहाँ पे क्या डाला? पोटासियम फेरोसाइनाइड डाला। तो अब ये क्या बनाया? यहाँ से K2 यहाँ से ले लिया, ठीक है। और यहाँ से क्या ले लिया? आपका Zn3 ले लिया, ठीक। और जो ये आपका रिएक्शन था साइनाइड का वो उसने लगा दिया, ठीक है। अब क्या ये हो गया आपका पोटासियम जिंक, क्या बना? पोटासियम Zn है तो क्या हो जाएगा? जिंक। और क्या बन जाएगा? फेरोसाइनाइड, ठीक है। क्या लिया है? जिंक सल्फेट को मिलाया, पोटासियम फेरोसाइनाइड को मिला, तो ये क्या बन जाएगा आपका? पोटासियम जिंक फेरोसाइनाइड। और ये आपका पोटासियम सल्फेट, ठीक है। तो कहता है कि आप यहाँ पे इसको विद CONO3 और ZNO, मतलब रोस्टिंग जो उसने बोला था, आप इसको रोस्ट करके कर सकते हो। कैसे? तो इसमें आएगा ब्राइट कलर्ड फॉर्म, मतलब कि जो आपका बनेगा प्रेसिपिटेट वो कैसा होगा, ठीक है। तो इसमें क्या लिया है? सिंपल जिंक ऑक्साइड को मिलाया, उसके बाद कोबाल्ट नाइट्रेट को मिलाया, ठीक है। कोबाल्ट नाइट्रेट को मिलाया तो ये क्या बनाएगा? CO कोबाल्ट का हो गया, Zn जिंक का हो गया, और O2 ऑक्साइड का हो गया। क्या बना लेगा? कोबाल्ट जिंक ऑक्साइड, ठीक है। प्लस में आपका क्या हो गया? NO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है। उसके बाद आपका क्या हो गया? ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। चलो इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज जो है आपकी वो कैसी है कि ये कलरलेस होता है, ठीक है। ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल होता है, मतलब कि कलरलेस इन द सेंस कोई कलर नहीं होता है। ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल मतलब कि उसके आर पर आप देख सकते हो, ठीक है। प्रिज्म निडल्स, मतलब कि जो देखो किला होते हैं ना, जैसे तरीके का होता है, ठीक है। फिर कहता है और ग्रेनुलर पाउडर, मतलब पाउडर के फॉर्म तो होंगे लेकिन उसमें हल्का हल्का सा ग्रेन्यूल भी आपको दिख सकता है, ठीक है। मतलब फाइन पाउडर नहीं होगा। कहता है कि ओडर, मतलब कि इसका स्मेल नहीं होगा, ठीक है। टेस्ट होगा इसका स्ट्रिंजेंट और मेटेलिक, ठीक। सोल्यूबिलिटी होगा सोल्यूबल इन वाटर और इनसोल्यूबल इन एल्कोहल, मतलब वाटर में प्रॉपरली सोल्यूबल होगा, मतलब उसमें घुल जाएगा, लेकिन अल्कोहल में नहीं घुलेगा, ठीक है। फिर स्टेबिलिटी में आ जाओ तो स्टेबिलिटी ऑफ फ्लोर सिंस ड्राई है, ठीक है। मतलब कि ड्राई एयर में ये क्या शो करता है? एफ्लोरेसेंस, मतलब इसमें क्या हो जाएगा बताओ? मॉइस्चर आएगा। उसके बाद देखो इसमें मेडिसिनल यूजेज आ गया। मेडिसिनल यूज में हम एस्ट्रिंजेंट पढ़ रहे हैं ना, तो एस्ट्रिंजेंट और एंटीसेप्टिक में आप इसको यूज कर सकते हो। कैसे करेंगे? तो 0.1 से 0.5% सॉल्यूशन आप लोगे, ठीक है। किस यूज में? ऑप्थेल्मिक यूज। ऑप्थेल्मिक यूज कौन सा होता है? ऑप्थेल्मिक क्या होता है? आँख कान इन सब में जो यूज होता है उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन, ठीक है। तो साथ में क्या लेंगे इसके? बोरिक एसिड, ठीक है। यूज इन आई ड्रॉप, ये जो होता है आपका किस में यूज होता है? आई ड्रॉप, ठीक है। जो भी आँख वाँख से रिलेटेड होगा वो सारे ही ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन में आते हैं, ठीक है। कहता है कि उसके बाद है गायनेकोलॉजी, ठीक है। इसमें कहता है कि 0.1 से 0.5% सोल्यूशन फॉर इरिगेशन, मतलब कि जो वेजाइना या यूट्रस होता है उसको हम क्या करते हैं? क्लीन करने के लिए भी इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। फिर है ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, यूज फॉर हीलिंग वाउंड्स, मतलब कि ओरल एडमिनिस्ट्रेशन में भी आप इसको यूज कर सकते हो, जैसे कि वाउंड वगैरह होता है ना, घाव वगैरह, उनको हील करने के लिए, ट्रीट करने के लिए, ठीक करने के लिए, ठीक है। फिर है आपका डर्मेटोलॉजिकल यूज, मतलब स्किन के लिए,
ठीक है। डर्मेटोलॉजिकल मतलब स्किन से रिलेटेड, ठीक है। ट्रीट एक्नी, डैंड्रफ, पॉइजनिंग, बस इरिथमेटोसस, ठीक है। मतलब कि इन सबको ट्रीट करने के लिए भी आपका क्या यूज हो जाएगा, हाँ, तो ये इसमें भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। फिर कहता है आपका यूज एज डिओड्रेंट। देखो ये जो चीजें हो गए ना, सबको ट्रीट करने के लिए आप यूज कर सकते हो, ठीक है। फिर कहता है कि यूज एज डिओड्रेंट। डिओड्रेंट क्या होता है, जो परफ्यूम वगैरह होता है ना, बॉडी परफ्यूम या जो आप लगाते हो, उन सब में भी आप इसका यूज कर सकते हो, ठीक है। फिर कहता है क्रोनिक डिजीज। क्रोनिक डिजीज ऐसे डिजीज जो लंबे टाइम तक चले, ठीक है। एक्यूट होता है जो शॉर्ट पीरियड के लिए हो, और क्रोनिक होता है जो लंबे टाइम के लिए, ठीक है। तो जैसे र्यूमेटाइड आर्थराइटिस, इसमें क्या होता है कि देखो कुछ इस तरीके का हो जाता है, ये जो है ना, ये उसी की पहचान है, जिसमें उंगली वगैरह टेढ़ा हो जाता है, देखोगे किसी किसी का मुड़ जाता है, तो उसके वजह से होता है, ठीक। के बाद है आपका एक्रोडर्मेटाइटिस, ठीक है, एंट्रोपैथिका। देखो ये सारे जो हैं ये उसी का एग्जाम्पल है, ठीक है। इस तरीके की जो चीजें होती है तो हम कहते हैं ये, ठीक है। मान लो कि कहीं पे ऐसे दाग सा, ऐसे घाव सा हो रहा हो, मतलब पर्टिकुलर एरिया पे, जैसे यहाँ पे हो गया कहीं, इस तरीके की चीज जो डिजीज होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, एक्रोडर्मेटाइटिस एंट्रोपैथिका, ठीक है। अब देखो है कि एमेटिक एक्शन, मतलब आप इसको इसमें यूज कर सकते हो, वॉमिटिंग में, ठीक है। और ये जो होता है वो स्ट्रॉन्ग एमेटिक होता है। तो एमेटिक का यूज होता है जब कोई इंसान पॉइजन वगैरह ले लिया हो, ठीक है, तो या किसी का स्टमक, मतलब मान लो कि जो पॉइजनस चीज़ों के ऑब्जॉर्व कर, उसके लिए हम क्या करते हैं, वॉमिटिंग करवाते हैं, ठीक है, ताकि जो वो पॉइजनिक चीज़ है वो क्या हो जाए, बाहर आ जाए, निकल जाए, ठीक है। एक होता है एंटी एमेटिक, एक होता है एमेटिक। एमेटिक होता है जिसमें आप वॉमिटिंग करवाते हो, और एंटी एमेटिक होता है जो इसमें आप वॉमिटिंग को रोकते हो, ठीक है। ये हुआ आपका क्या, क्या पढ़ा आज, जिंक सल्फेट, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे दूसरा, आज के लिए इतना, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक, कोई दिक्कत, कल हम पढ़ लेंगे पोटासियम, ठीक है।